हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल गई होगी। जिन लोगों को सूचना नहीं मिली है, मैं बता देता हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। उसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है। और उससे संबंधित मैंने वीडियो डाला था कल, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर जो है सीरीज प्रारंभ की जाए, परीक्षा नजदीक है। और ये भी आपको बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो डेट है 16 अगस्त को जो डेट लगी हुई एग्जाम की, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही है कि परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, ठीक है। इसलिए चूंकि अभी आपने सुना होगा कि जो एपीओ की मेंस परीक्षा थी जो शायद 19 से 18 जुलाई को थी, तो आयोग ने भले ही बढ़ाकर उसको एक हफ्ते किया है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डेट नहीं बढ़ाई है, ठीक है। इसलिए चूंकि अभी तक आयोग से कोई ऐसी सूचना नहीं मिल पा रही है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल बढ़ेगी वो अलग बात, हमें उससे मतलब नहीं है, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो तो बात की बात है। हमें प्रेजेंट में ही देखना है कि प्रेजेंट में हमारी डेट क्या है। डेट 16 अगस्त ही है, ठीक है। मान लो हम मान के लेते चलो परीक्षा डेट बढ़ेगी, मान लिया, और अगर ये भी मान लो कि ना बढ़ी तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए अगर आपके मन में ऐसी कोई शंका है, कोई संशय है, तो उसको बाहर कर दीजिए। और अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो 16 अगस्त को अपना टारगेट मान करके ही चलिए कि परीक्षा होगी, ठीक है। यही हम भी मानते हैं, आप भी मानिए। तो इसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सीरीज भी प्रारंभ कर दी ताकि आप जो है 28 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है, 3-4 तारीख तक समाप्त हो जाएगी। आराम से आपके पास 8-10 दिन बचेंगे रिवीजन करने के लिए। आराम से आप करिए, सीरीज को रिवाइज करिए, बार बार उसको पढ़िए, ठीक है। चूंकि हो सकता बहुत सारे प्रश्न उस सीरीज से ही आपके फंस जाए, ठीक है। कोशिश हमारी यही कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करें, मुख्य परीक्षा के लिए आए, फिर मैं आपको पढ़ाऊं और आपको अधिकारी बना करके फील्ड में उतारूं, ताकि आप ये जो है लोगों की समाज की सेवा कर पाए, जैसे कि मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज के हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य काल समाप्त हो चुका है, हम लोग वहां तक अशोक और बृहद्रथ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। जो बृहद्रथ था वो मौर्य काल का अंतिम शासक था, ठीक है। बहुत ज्यादा योग्य नहीं था, बहुत एक्टिव नहीं था। तो वहां पर मैंने आपको कहानी बताई हुई थी कि 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, 185 ईसा पूर्व में जो था बृहद्रथ था, ठीक है, तो उसकी हत्या जो है किसने कर दी थी। उसका जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मौर्योत्तर काल जो है इसको हम ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था उस मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और पतन के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारी किताबों में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के विभिन्न पतन के विभिन्न कारणों का वर्णन किया गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या कारण थे इसका पता करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो जब आप कई जगहों से पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पढ़ा है, तब जाके पता चल पाया है कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है उसका जो प्रमुख कारण था वो था योग्य अधिकारियों का अभाव, ठीक है। यानी कि अशोक के बाद या कहें बृहद्रथ के बाद कोई इतना योग्य अधिकारी या योग्य शासक नहीं था कि जो है मौर्य साम्राज्य को आगे प्रोसीड कर सके, आगे शासन कर सके, ठीक है। तो प्रमुख कारण तो ये था कि योग्य अधिकारियों का अभाव था, थे ही नहीं, ठीक है। और दूसरा था ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो अशोक शासक था, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। तो जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बढ़ावा दे रहा था तो जो ब्राह्मण वर्ग था या जो ब्राह्मण समुदाय था वो अपने आप को काफी हीन महसूस कर रहा था, ठीक है। अपने आप को काफी जो पिछड़ा हुआ या मतलब एकदम से अलग थलग महसूस कर रहा था। तो उन लोगों में ब्राह्मण वर्ग में एकता हुई कि क्यों ना जो है एक प्रतिक्रिया दी जाए और इस मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ग की प्रतिक्रिया भी मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत छोटे मोटे कारण रहे हैं, ठीक है, उनका वर्णन करना यहाँ पर उचित नहीं है क्योंकि उनका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, इसलिए आपको नहीं बता रहे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर
शुंग वंश की स्थापना की, मौर्य वंश के स्थान पर किसकी स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, और ये इसका जो काल मिलता है 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक इसका काल मिलता है शुंग वंश का। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक था। ठीक है, पहला शासक ये हुआ है। इस पुष्यमित्र जो इसका शुंग वंश था, तो इसकी जो राजधानी थी वो विदिशा में थी। ठीक है, राजधानी क्या थी, विदिशा। विदिशा आज की डेट में मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा। ठीक है, और इनका जो निवास क्षेत्र था, जहां निवास करते थे, तो वो थे उज्जैन। ठीक है, यानी कि जो शुंग वंश के शासक थे वो उज्जैन के निवासी थे। ठीक है, और जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने 2 अश्वमेध युद्ध कराए थे। ठीक है, क्या 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और जो इसका पुरोहित था वो था पतंजलि। ठीक है, जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, और पतंजलि ने ही इन अश्वमेध यज्ञों का जो है आयोजन करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसने यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। ठीक, इसने पुष्यमित्र शुंग ने 2 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें पहला है सांची महास्तूप। ठीक है, तो जो सांची का महास्तूप है ये अशोक के शासन काल में बनाया गया था। आपको पता है कि ये अशोक कालीन है, अशोक के काल में बनाया गया था सांची का महास्तूप। तो जब सांची का महास्तूप अशोक के शासन काल में बनाया गया था, तो उसकी जो वेदिका थी, ठीक है, जो वेदिका थी वो काष्ठ वेदिका थी, यानी कि लकड़ी की बनी हुई थी। वेदिका क्या होती है, तो स्तूप होता है, जो उसके अंदर का ढांचा होता है, यहाँ पर जहां पर यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, या जो यज्ञ का जो कुंड होता है, तो वो किसकी बनी थी, वो लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, तो काष्ठ वेदिका लकड़ी की बनी थी। तो इसने क्या कराया, पुष्यमित्र शुंग ने उस काष्ठ वेदिका को पाषाण वेदिका में, एक पत्थर की वेदिका में कन्वर्ट करवा दिया, बदला दिया। ठीक है, और इसने एक बनवाया था भरहुत स्तूप। ठीक है, ये कहां पर है, ये सतना में है, ये सतना मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, और इस भरहुत स्तूप की जो खोज है वो किसने की थी, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, इस भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब, 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी। ठीक है, तो इतनी तो बातें हैं शुंग वंश के प्रथम शासक या संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ठीक है, शुंग वंश का जो अगला शासक होता है उसका नाम है अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र शासक है, बहुत ज्यादा एक्टिव शासक नहीं था, इसके बारे में कुछ भी खास नहीं है। बस खास ये है कि इसके शासनकाल में कालिदास ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मालविकाग्निमित्रम। आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, ठीक, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया कि कालिदास का नाटक है उसका नाम क्या है, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, तो इसमें मालविकाग्निमित्रम में कालिदास ने क्या लिखा है, लिखा ये है कि अग्निमित्र व मालविका के प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है, अग्निमित्र और मालविका जो उसकी प्रेमिका थी, तो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन किया है, इसलिए कहा गया है इसे मालविकाग्निमित्रम, यानी मालविका और अग्निमित्र से बना है मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, बस इसके बारे में इतना ही मिलता है और कुछ खास यहाँ पर मिलता नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला शासक हुआ उसका नाम था देवभूति। ठीक है, देवभूति क्या था, ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ है, और इसकी हत्या इसके मंत्री वसुदेव ने कर दी थी। ठीक है, यानी कि इसका जो है देवभूति का मंत्री था जिसका नाम था वसुदेव, तो वसुदेव ने इसकी हत्या देवभूति की कर दी थी, और शुंग वंश के स्थान पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। इसने वसुमित्र ने। ठीक है, तो अब शुंग वंश हो गया समाप्त। अंतिम शासक कौन हुआ, इसका हुआ देवभूति। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कर्ण वंश पर। तो कर्ण वंश का काल कितना है, 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक इसका काल मिलता है कर्ण वंश का। तो इसका संस्थापक था वो था वसुदेव। ठीक है, यानी कि देवभूति की हत्या करके, और जिसका जो अंतिम शासक हुआ है वो था सुशर्मन। ठीक है, यानी कि जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन। ठीक है, तो इस जो सुशर्मन की हत्या शिमुक ने कर दी थी। ठीक है, शिमुक जो क्या था उसी का जो है मतलब कोई मंत्री रहा होगा, तो सुशर्मन की हत्या शिमुक ने कर दी थी। ठीक है, और शिमुक ने जो है क्या किया कि आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है,
अब हम लोग आएंगे कहां पर, आंध्र सातवाहन वंश पर आएंगे। तो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, शिमुक ने की थी। किसकी हत्या करके, सुशर्मन की हत्या करके। सुशर्मन कौन था, ये कंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब इसको देखिए, आंध्र और सातवाहन वंश क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आंध्र सातवाहन वंश है ये एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, और इसका जो अभिलेख है, तो जो अब मतलब जो पुराणों में इसको आप देखेंगे तो उसको आंध्र के नाम से आंध्र वंश कहा जाता है। ठीक है, और अगर अभिलेखों में देखेंगे तो सातवाहन वंश कहा जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों को मिलाकर के कहा गया है आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, क्यों, क्योंकि आंध्र का वर्णन पुराणों में, सातवाहन का वर्णन अभिलेखों में मिलता है, तो दोनों मिलाकर हो गई आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे आते हैं कहां पर, आंध्र सातवाहन वंश पर आ जाते हैं। इसका काल है 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी। अब हम लोग ईस्वी में आगे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी क्या था, ईसा पूर्व था तो उल्टा चल रहा था। ठीक है, देखिए 75 से 30 ईसा पूर्व इस तरह ना उल्टा चल रहा था। तो अब क्या हो गया, आप सीधे चलेंगे 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक जो है इसका काल होता है, इसका आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, वही शिमुक। ये था शिमुक जिसने हत्या की थी सुशर्मन की, संस्थापक शिमुक हुआ। इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान कहां पर था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है प्रतिष्ठान। और जो इनका क्षेत्र था वो था कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है वो था, यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इनका क्षेत्र पड़ता था। ठीक है, इसके बाद आंध्र सातवाहन वंश जो इसका शासक है, तो जो ये शासक इसका था सातकर्णी प्रथम। ठीक है, शिमुक तो संस्थापक हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका जो अगला शासक होता है वो था सातकर्णी प्रथम। ठीक है, तो सातकर्णी प्रथम है तो इस वंश का प्रथम योग्य शासक होता है। ठीक है, शिमुक तो ऐसे ही था, स्थापना कर दी थी। ठीक है, लेकिन जो प्रथम योग्य शासक होता है इस वंश का, उसका नाम था सातकर्णी प्रथम। ठीक है, और इस सातकर्णी प्रथम ने क्या कराया था, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एक राजसूय यज्ञ कराया था। ठीक, याद रखिएगा, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया था। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ इसी के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के शासनकाल में यानी ब्राह्मणों को भूमि दान में देने जाने लगी थी। और इसका जो वर्णन है, ठीक है, ये जो भूमिदान की प्रक्रिया आरंभ है सर्वप्रथम सातवाहन शासकों के द्वारा ही की गई थी। यानी जो ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रक्रिया का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन शासकों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और इसका अभिलेख यानी कि ब्राह्मणों को भूमि दी जाती, इसका अभिलेख कहाँ मिलता है, इसकी जो अभिलेखी साक्ष्य, ठीक है, देखिए पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, अभिलेखी साक्ष्य कहां से मिलते हैं, नाना घाट अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, नाना घाट अभिलेख से इसके साक्ष्य मिलते हैं कि ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाने लगी थी। और सातवाहन शासक ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। कहां से इसका अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, नाना घाट अभिलेख से मिलता है। और नाना घाट अभिलेख किसने लिखवाया था, ये सातकर्णी प्रथम की रानी थी नागानिका। ठीक है, क्या नाम था, नागानिका। तो ये रानी का अभिलेख यानी कि रानी नागानिका का अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख। यहाँ अभिलेख से इस बात का वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाने लगी। ठीक है, ये किसकी रानी है, ये सातकर्णी प्रथम की रानी है। ठीक है, इसके बाद आंध्र सातवाहन का अगला शासक होता है हाल। ठीक है, ये हाल जो था इसे मतलब ये युद्ध वगैरह में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता था, इसने बहुत शांति को महत्व दिया और कवि प्रवृत्ति का था। ये मतलब कविताएं नाटक खूब लिखता था और जो कवि वगैरह थे उनको अपने दरबार में शरण भी खूब देता था। ठीक है, युद्ध वगैरह से कोई मतलब नहीं था, शांति एकदम से अपना शांत स्वभाव रहता था। तो जो है इसकी पुस्तक है, इसका नाम है गाथा सप्तशती। किसकी पुस्तक है, क्योंकि कवि था तो उसने एक पुस्तक लिखी थी गाथा सप्तशती। और इसकी भाषा है वो कौन सी है, प्राकृत भाषा। यानी कि जो गाथा सप्तशती पुस्तक हाल में लिखी है उसकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। और इसने 2 विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी थी, एक थे गुणार्टे और दूसरे थे सर्ववर्मन। ठीक है, गुणार्टे की पुस्तक का नाम है बृहत कथा और सर्ववर्मन की पुस्तक का नाम है कातंत्र। क्या नाम है, कातंत्र। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। तो इन दोनों विद्वानों को अपने दरबार में इसने जगह दी थी। क्योंकि स्वयं कवि था तो कवियों को भी खूब महत्व देता था, अपने दरबार में उनको रखता था, आश्रय प्रदान करता था। ठीक है, इसके बाद अगला शासक हुआ आंध्र सातवाहन का
गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये इस वंश का महान शासक हुआ है। ठीक, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। यह इस वंश का सबसे महान यानी कि बहुत महान शासक हुआ है। और इसने क्या किया था, इसने शक शासक नहपान को हराकर मार डाला था। ठीक है, ये जो शक शासक था ये सब विदेशी शासक थे, विदेशी आक्रमण हुआ करते थे। ठीक है, अभी जो विदेशी आक्रमण जितने भी शासकों ने किए हैं हमारे देश के ऊपर, तो उसका एक इससे अगला वाला चैप्टर है, अगला वाला लेक्चर होगा, वो पूरा का पूरा विदेशी आक्रमण पर ही आधारित है। तो विदेश के कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया है, भारत को लूटने का प्रयास किया है या फिर भारत पर शासन करने का प्रयास किया है। तो ऐसे शक शासक था नहपान, इसने जब भारत पर आक्रमण किया तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया, इसको हरा डाला, हराकर और मार डाला था, इसकी मृत्यु कर डाली थी। ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी के सैनिक विजयों की जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। ठीक है, नासिक अभिलेख से मिलती है कि नासिक अभिलेख किसने लिखवाया था, ये बलश्री ने लिखवाया था। और बलश्री कौन थी, ये थी गौतमी इसकी सातकर्णी की माता थी, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी बलश्री। ठीक है, तो बलश्री ने नासिक अभिलेख लिखाया था, तो इसी नासिक अभिलेख से इसके सैनिक विजयों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और इसने एक नगर की स्थापना की थी, वो है वेड़कटक। ठीक है, वेड़कटक नगर की इसने स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सातकर्णी के बारे में। अब आते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, अगला शासक होता है आंध्र सातवाहन वंश का यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, यह इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक होता है। ठीक है, इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। ये व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, यानी इसने व्यापार को और जल यात्रा को खूब बढ़ावा दिया है। और इसके सिक्कों पर जो जलयान का चित्र अंकित है, ठीक है, इसके जो सिक्के थे चलाए थे इसने, तो उस पर जलयान मतलब कि जहाज का चित्र अंकित है। ठीक है, जो इसके जल यात्रा एवं समुद्री व्यापार के प्रति प्रेम का द्योतक है, यानी कि ये समुद्री व्यापार और जल यात्रा यानी कि व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इस बात का वर्णन किससे मिलता है कि इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र है, इसलिए इस बात के संकेत मिलते हैं कि यह जल यात्रा और समुद्री व्यापार का प्रेमी था, उसके प्रति प्रेम रखता था। ठीक है, ताकि मतलब उसको बढ़ावा दिया जा सके और स्वयं भी इसमें काफी रुचि रखता था। इसके बाद जब ये आंध्र सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है, ठीक, समाप्ति के क्या कारण थे, ये किताबों में बहुत ज्यादा मतलब कारण नहीं मिल पाते हैं कि मतलब वास्तव में क्या कारण इसके रहे होंगे। ठीक है, तो अगला वंश आता है कलिंग का चेदी वंश। ठीक है, कलिंग का चेदी वंश आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय हासिल की थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब अशोक की मृत्यु हो गई तो अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, जब अशोक की मृत्यु हो गई तो कलिंग क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और जब कलिंग स्वतंत्र हुआ तब जाकर के चेदी राजवंश का उदय हुआ, तो इसलिए कहा जाता है इसको कलिंग का चेदी वंश। ठीक है, और इस चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था खारवेल। ठीक है, चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, खारवेल था। ठीक है, और खारवेल प्रतापी शासक था, इस बात की जानकारी कैसे मिलती है, तो इस बात की जानकारी उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, यानी कि जो चेदी वंश का शासक था, जो प्रतापी शासक था, वो कौन था, खारवेल था। ठीक है, लेकिन इस बात की जानकारी कहां मिलती है, तो खारवेल के ही हाथी गुम्फा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, खारवेल था। ठीक है, और जो खारवेल और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में और क्या जानकारी मिलती है, और हमें जानकारी ये मिलती है कि इसने मगध पर आक्रमण किया था। किसने, खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था और जो जैन मूर्ति वापस ले आया। जैन मूर्ति वापस ले आया, क्यों ले आया, क्योंकि महापद्म नंद ने कलिंग से लूट कर ले गया, यानी जो महापद्म नंद राजा था, ठीक है, तो वो कलिंग से जैन मूर्ति को लूट करके कहां ले गया था, मगध ले गया था। ठीक है, फिर खारवेल ने क्या किया, मगध पर आक्रमण किया और जो लूटी गई जैन मूर्ति थी उसको वापस अपने राज्य में ले आया था, यानी कि कलिंग वापस ले आया था। ठीक है, तो इस बात की हमें जानकारी मिलती कहां से, हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था और जो महापद्म नंद कलिंग से लूट कर ले गया था किसको, जैन मूर्ति को, उसे ये खारवेल
वापस अपने राज्य में लाया था। और जो खारवेल था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? ये वर्तमान में भुवनेश्वर उड़ीसा में नहीं, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, क्या राजधानी में एक शहर है, ठीक है, तो भुवनेश्वर जो है में स्थित है। ये पूछा जाए कि जो है हाथी गुम्फा अभिलेख वर्तमान कहाँ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा आज का मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्य काल मौर्योत्तर काल समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। ठीक है, कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं, ठीक है, और इसका जो है क्या प्रशासन वगैरह रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जल्दी से प्राचीन इतिहास को खत्म करके हम लोग सीधे सीधे मध्यकालीन को छोड़ करके जंप कर जाएंगे, कहां पर? आधुनिक भारत पर जंप कर जाएंगे, ताकि वहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं तो उसको हम लोग पहले कवर कर सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार।